नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि आप हमारे इन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाएगी। और यदि आप हमारे प्रीवियस यानी कि पिछले जो वीडियोस है उनको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको चैनल पेज में जाना है और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको सारी ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मिट्टी को, ठीक है। तो मृदा यानी कि इंग्लिश में इसको सॉयल बोलते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, यानी कि सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं, ठीक है। तो भूमि में जो मृदा है ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है जितनी भी जलवायु की प्रक्रिया है, जलवायु की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि चट्टान विखंडित यानी कि चट्टान टूट जाता है। उसके बाद जीवों के सड़ जाने से, गलने से और वनस्पतियों के सड़ने से, गलने के बाद जो एक अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, उसी से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। उसी से बनता है सॉयल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है मृदा क्या है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर पाई जाने वाली दानेदार परत होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मृदा। यदि हम मिट्टी के अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन करेंगे तो मृदा के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। तो वे कौन कौन से हैं? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ठीक है। तो 8 भागों में इसे डिवाइड कर दिया है और इन 8 को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली 4 प्रकार की मृदा है। वैसे तो 8 भागों में बांटा है, लेकिन भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मृदाएं हैं? तो वे हैं जलोढ़ मृदा है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये 3 तत्व इन भारत की मृदाओं में कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब ह्यूमस, ये चीज़, नाइट्रोजन तो आपको पता है, फास्फोरस पता है कि ये एक तत्व है, ठीक है, वायुमंडल में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये मिट्टियों में भी पाई जाती है। लेकिन आपके लिए नया है ह्यूमस, तो ह्यूमस को समझ लीजिए। यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ है? कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको समझिए जैसे कि कोई जीव सड़ गया, यानी कि कोई मान लीजिए कुत्ता मरा, वह सड़ गया, ठीक है। उसके बाद कोई पेड़ पौधा गिर के, ठीक है, कई दिनों तक रहा और उससे क्या हुआ? सड़ गया। तो सड़ने के बाद ये दोनों क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जितने भी तत्व होते हैं लगभग उसमें कार्बन होते हैं। तो ये सड़ने के बाद क्या बन जाते हैं? अवशेष बन जाते हैं, तो उसी अवशेष को कहते हैं ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेंगे जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है।
यानी कि जब नदियाँ बहती है तब क्या होता है कि नदियाँ अपना जो वेग से बहती है, स्पीडली बहती है, तो वहाँ से साइड की जितनी भी मिट्टी है उसे उखाड़ कर ले आता है, और जहाँ प्लेन एरिया होता है यानी कि जहाँ पर समतल ज़मीन होता है वहाँ पर मिट्टी को बिछा देता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? जलोढ़ मृदा। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ कौन है? जलोढ़ मृदा। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में कौन सा मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रचुरता, चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, और इसमें कमी क्या होता है? तो पहले ही हम लोग ने देखा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी इसमें की जाती है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर, दूसरा है खादर। ठीक है। तो बांगर किसे बोलेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर बोलेंगे नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तब पुरानी और नई में क्या अंतर है? तो बांगर जैसे कि मान लिया जाए कोई नदी ऐसे बहती हुई आई और यहाँ से ले आई मिट्टियों को, ठीक है, और समतल ज़मीन पर बिछा दिया, तो ये हो गया जलोढ़ मृदा। ठीक है। लेकिन अगर ये कई दिनों से बहुत पहले ही लाया गया है और यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मृदा। और हर साल अगर क्या होता है कि बाढ़ आता है नदियों में, तो उससे जो तुरंत इसी वर्ष जो लाया गया मृदा है वो हो जाएगा नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी। ठीक है। तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। तो आपको याद रखना है काली मृदा कैसे बनती है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे बेसाल्ट चट्टानें बनती है। ठीक है। और वहाँ से फिर काली मृदा का निर्माण यानी कि बन जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है। तो कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है, और रेगुर मिट्टी भी इसे बोलते हैं और लावा मिट्टी भी इसे बोलते हैं। इस मिट्टी का काला रंग टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। तो यही कारण है इसका काला होने का। क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, तो इन सब में पाया जाता है काली मृदा। प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा 4 राज्य जिसमें काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मृदा। काली मृदा को जोते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, इसका अन्य नाम है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, जिस कारण से इसे जोते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये गर्मियों के दिनों में धूप पड़ती है तो यहाँ पर जितना भी जल सूख जाता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में इस प्रकार से ये फट जाता है। ठीक है। यानी कि कई बट के बीच में गैप आ जाती है, दरारें आ जाती हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं जोते हुए खेत की मिट्टी, क्योंकि जब खेत को जोतते हैं तो जिस प्रकार दिखता है उसी तरह ये गर्मी के दिन अपने आप हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी लाल रंग होने का क्या कारण है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है। याद रखना है आपको, बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लाल मिट्टी। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है
यानी कि जल योजित रूप में होती है तब ये पीली दिखाई देती है। ठीक है, जब ये जल को सोख लेती है तब कैसी होती है? पीली दिखाई देती है। लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, तो इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में निच्छालन लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ईंट बनाने में। और किसकी खेती उपयुक्त है? चाय की, कॉफ़ी की, इलायची और काजू की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगी तो उसे हम लोग बोलेंगे लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है पर्वतीय मिट्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में की मिट्टी है, ये पर्वत की मिट्टी है, तो पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो भारत के जितने भी हिमालय हैं इन राज्यों में है, तो पर्वतीय मिट्टी इन्हीं राज्यों में देखने को मिलेगा। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। सेब, नाशपाती और चाय की खेती कहाँ पर की जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थल से ही पता चलता है ये कहाँ की होगी, तो ये राजस्थान की होगी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इसका मुख्य विस्तार है राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, मोटा अनाज कहाँ पर होता है? मरुस्थलीय मृदा में होता है। ठीक है, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।